बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हम कराची और कराची से अंदरूनी सिंध किंजर झील के ऊपर इस वक्त मौजूद हैं। अगर मैं नाम ठीक है, किंजर झील के ऊपर मौजूद हैं। ठट्ठा से आगे किंजर झील। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, वैसे तो ये हमारा मुतालियाती दौरा है, तो सैर तफरी के लिए आए थे। तो यहाँ पर दो बातें मैंने नोट की, बल्कि मैंने ही नोट की। एक ये कि जो हमारे दोस्त हैं हबीब अकरम साहब, वो उनका एक अमूमी तासुर होता है कि ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये नलायक लोग हैं, ये है वो, इस तरह की बात करते हैं। लेकिन आज वो कह रहे थे कि सिंध में मुझे कुछ तब्दीली नज़र आई है। हम जो हैं वो अदारों के नहीं गए। मिसाल के तौर पर हमें किसी गम्बट का नाम सुना हुआ है, NICBT, इस तरह की अदारों का नाम सुना हुआ है। तो हम तो खालिस्तान जो है ना वो इंजॉयमेंट के लिए दोस्त मिल के आए थे, तो कोई ऑब्ज़र्व करने नहीं आए थे। सड़क पर चलते जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हबीब साहब ने, उनका आना जाना बहुत रहता, तो वो एक बात कर रहे थे। फिर जब हम यहाँ पे आए किंजर झील में आने के बाद हमारे जो CO साहब हैं, उनका ये एक ऑब्जर्वेशन थी कि यार कि ये कितनी खूबसूरत जगह है, और यहाँ पर जो अगर कोई डेवलपमेंट वाला काम हो, प्लानिंग ठीक हो, और बड़ी सारी चीज़ें थी, वो बोट्स वगैरह वो जो वहाँ पे उड़ जाते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हों, तो कितना टूरिज़म जो है वो डेवलप हो सकती है। और भी कुछ बातें थी उनकी, तो ये क्यों नहीं होती, सवाल ये है। और फिर यहाँ पर अब चूँकि रात पड़ी है, ये देखिए पीछे किंजर झील, पीछे कश्तियाँ, लाइट कभी आती है कभी जाती है, कि जहाँ पर लाइट ना हो बत्ती चली गई, फिर आ गई, जनरेटर चले। हाँ जी बिल्कुल, जनरेटर चले। पीछे बत्तियाँ चली आई, पीछे कोई आबादी अगर कहीं पर नज़र आ रही है, ये जनरेटर जो है वो चल गया। तो जहाँ पर सर लाइट ना हो, जहाँ पर बुनियादी नेट नहीं चल रहा है सर, टेलीफोन जो है वो हम जो आम, और ये कराची से कितना दूर है, 25-30 किलोमीटर। नहीं, कराची से ज़्यादा है। चलो जी, कितना 50 है, 50 है, करीबन 150 किलोमीटर, 100 ला लो सर। लेकिन कोई दूर नहीं सर है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, और 100 किलोमीटर उसकी दूरी के ऊपर 2 घंटे। मतलब बुनियादी जो सहूलतें अब दुनिया भर में, ये जो डाटा है ये जो हम यूज़ करते हैं, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ में शामिल कर लिया गया है। अब हमें पता नहीं कि हम कब ये और ये पाएंगे। हाँ, ये और जो मैं आपसे बात करूँगा पता नहीं और किस तरह ताड़े तक पहुँचने की गल मैंने नहीं पता, समझ रहे ना गल। तो हमने क्वाइन की हैं 2-3 चीज़ें के सब दोस्त जो आए हुए हैं यहाँ पर, वो अपनी अपनी एक ऑब्जर्वेशन दें कि उनके ख्याल में पाकिस्तान का मसला नंबर 1 क्या है, मसला नंबर 2 क्या है, मसला नंबर 3 क्या है। यानी ये जो 75 साल से हम जो एड़ियाँ रगड़ रहे हैं कि कोई काम हमारा सीधा नहीं है। मतलब हमने किया क्या, खोया क्या, पाया क्या। वो खोया पाया से भी आगे की बात है कि हमने किया क्या, मतलब एक ही किया। एक सवाल है कि कोई बाबे बूबे जो 70 साल पहले थे वो आए अब हमारे पास, तो कहना एक ही किया जाए। तो ये हमने किया क्या इस मुल्क के साथ, और हल क्या है। सिर्फ वो नहीं कि जी के रोना पिटा पाओ, हल भी होना चाहिए सर। कोई थोड़ी सी एक तो आपको लगेगा कि ये कोई, मेरा ख्याल है कि किस तरह की करंट अफेयर से निकल के नवाज शरीफ ये हो गया, जरदारी ये हो गया, इमरान खान ये हो गया, जेल बरोतेरी नाकाम हो गई, फलानी की हो गई, फलाना की हो गया। तो मुझे ये लगता है कि इन इशूज से निकल के जो रियल इशूज हैं पाकिस्तान, मतलब कितना की होया की है सर खोया पाया के आपने जिक्र किया, हमने क्या खोया तो खा गए सर वो, और पाया उतार के लिए वो जो खोया और पाया जो सर्दियों में गाजर के हलवे के ऊपर होता है वो खोया होता है, वो खा गए हैं। फज्जे के प्याले में अंदर होता है वो पाया होता है। चढ़ देगा गल में। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी। एक ओ हाँ सर, ये तोहफा है, हमारे दोस्त हैं मखदूम साहब, उन्होंने हमें तोहफा दिया है। और हम इसमें मैं तारीख में है कि एक दिन हमारे जो CEO साहब हैं सेंसर बोर्ड, जनाब अरसलान बड़ाई साहब, बैठ के बड़ी हसरत से कह रहे थे, यार ये टोपी हो, मैं टोपी खरीदूंगा, इस तरह खरीद के तस्वीर खींचूंगा, और साथ में अगर ये हो जाए अजरक तो क्या ही बात है। तो वो देखें, यहाँ पे हम आए हैं और इतने दूर दराज इलाके के अंदर हमें इज्जत दी गई है, और टोपी भी पहनाई गई है, और अजरक भी पहनाई गई है।
जिस तरह जिस तरह इमरान खान साहब की दुआएं फ़ौरन कबूल हो जाती हैं, उन्होंने कहा था मुआदा में तमाद आ जाए मुझ पे 62 मैं तो दुआ कर रहा हूँ, ऐसे हमारे सीईओ साहब की भी दुआ फ़ौरन कबूल हो गई। मेरी थोड़ी सी रहनुमाई करें और मैंने ये इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने मुझे 3 चिप्स के पैकेट ला के दिए इस दूर दराज इलाके के, इसलिए मैंने कहा। अच्छा चलें जी, मेरा ख्याल है कि हमारा मौजूद आज का बड़ा सीरियस है। अब आप नहीं करेंगे दाखिल। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क के बुनियादी मसले 3 हैं। पहला ये है कि ये मुल्क इस मुल्क के अवाम को वापस मिलना चाहिए। ठीक है, और ये किन के पास है? ये उनके पास है जो इस मुल्क में मसाइल की तकसीम का फैसला है। मेरी नज़र में ये पहला मसला है, और ये वापस मिलने का तरीका एक ही है, आइन की बालादस्ती, जमहूरियत का तसलसल। लोग गलत फैसला दे रहे हो हमारी नज़र में या सही फैसला दे रहे हो, उन फैसला आवाम का होना चाहिए। नहीं, ये मंजिल जो है या ये जो टारगेट है जो आप कह रहे हैं कि हल ये है, ये हल लिया किस तरह, मतलब हल होगा किस तरह? हमें गैर जमहूरी मुदाखलतों की, गैर जमहूरी रवैयों की, गैर जमहूरी इक़दामात की बतौर शहरी के हमें इसर्ट करना पड़ेगा। मैंने पहला मसला बता दिया कि पाकिस्तान के लोगों को वापस मिलना चाहिए। ठीक है। दूसरा मसला मेरी नज़र में जो है वो ये है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद से बाहर निकाल के फेडरेशन की 4 इकाइयों को सौंप देना चाहिए। ये जो और उसके बाद डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट है ना, ये जो एतमाद का बुहरान है मुख्तलिफ इकाइयों में, ये पाकिस्तान की तरक्की की राह में बहुत बड़ी रुकावट है। अच्छा, नहीं आपको नहीं लगता कि एक मिनट कि आपको नहीं लगता कि बाज़ चीज़ों के ऊपर हम ओवर सेंसिटिव हैं? मिसाल के तौर पे हम सिंध में बैठे हुए हैं और सिंध का जो सिंधी जो हैं वो कुछ ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। वो सिंधी मानू तो मैं आपसे अर्ज की देता हूँ कि उसकी बैकग्राउंड मिसाल के तौर पे मेरी बात वजाहत कर लेना। मैं एक बात मैं एक कि अगर पाकिस्तान के बड़े मसाइल में से एक पाकिस्तान का मसला एनर्जी का है। एनर्जी ये कि हमारे पास वो जिस सोर्स से हम एनर्जी पैदा करते हैं वो हमारे पास है नहीं। तो अगर हम हाइडल के ऊपर चले जाते, बर वक्त ठीक फैसले हो जाते। अब सिंध का वो सेंसिटिविटी जो है कि जी कि ये तो सिंध का पानी सारा पी जाएंगे, ख़त्म कर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस पर आप बात करके देखिए, लेकिन मैं आपको जो अर्ज करना चाह रहा हूँ कि इस का जिससे आप सेंसिटिविटी कह रहे हैं ना, इसकी बैकग्राउंड है ईस्ट बंगाल, जो ईस्ट पाकिस्तान, जो बांग्लादेश है वो, फिर अफगानिस्तान, फिर जो कुछ 83 में सिंध के दोस्तों के साथ हुआ है, सिंध के हमवतनों के साथ हुआ है। सिंध के लोगों ने जो वो कम कुर्बानी नहीं दी। सबसे बड़ा जो जुर्म मेरी नज़र में सिंध के लोगों के साथ किया गया, अब मैं ये याद दिलाऊंगा तो आप ताकि इशारा किसी की तरफ ना जाए, 1983 बनता एक सियासी जमात को डुबोने के लिए हमने इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर, जिसको हम कल देख रहे थे ना, जी इसकी हालत भी देख रहे थे। और क्या बुरी हालत है, क्या बुरी हालत है। स्लम मैनेजेबल नहीं है, मतलब इतना बिगड़ चुका। 2 हो गया। तीसरा मसला मेरी नज़र में वो ये है कि हमारे बच्चों को, हमारी पहली और आखिरी तरजीह हमारे बच्चों को तालीम की फराहमी और मियारी तालीम की फराहमी होना चाहिए। हम मईशत ठीक नहीं कर सकते, हमारे पास कोई एहसास नहीं है सवाए इस चीज़ की कि हमारे पास 22.8 मिलियन एज की यूथ है, जिनमें से 2.5 करोड़ स्कूल जाने की उम्र का बच्चा स्कूल से बाहर है। तो पूरे मुल्क में एक जिस जज्बे से, जोश से जो है वो हम मामूली और फ़रोई मामलात पे जो है वो सामने आते हैं, अपने बच्चों की तालीम के बगैर हम पाकिस्तान को पायदार तरक्की नहीं दे सकते। अच्छा, 2 आपने मसाइल बता दिए। एक मसला आपने पहला नंबर बताया कि पाकिस्तानियों को दे दें, हुक्मरानी जो है वो पाकिस्तानियों को दे दें। इस पाकिस्तान को इस्लामाबाद से निकाल के उसकी इकाइयों के सुपुर्द किया जाए। नहीं, उसकी उनकी इकाइयों के जो हुकूक आइन में दिए हुए हैं उन पर सही मायने में अमल किया जाए ना। मैं मिसाल पेश करता हूँ, बैठे हम सिंध में हैं, लेकिन 22 साल हो गए हैं, बलूचिस्तान के लोग जो है आपने महसूस किया कि वो कितने कटे हुए हैं, जज्बाती तौर पे वो हमसे जो है वो कितने दूर चले गए हैं। ये कैसे हो सकता है? इसी सूरत में हो सकता है कि हम मकालमा करें, हम फेडरेशन के या सूबों के हकूक़ को बुरी बात ना समझे। ये जो सिंधी भाई अजरक और टोपी का दिन मनाते हैं, इस पर हमें पंजाब में हमें क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं, हमें अपना कोई हमारा कल्चर होनी नहीं चाहिए।
ठीक बात है। 2 हो गए। हाँ। तीसरा मैंने कहा एजुकेशन, और एजुकेशन मियारी एजुकेशन। इस पे तफसीलन फिर बात करते हैं। रईस साहब। रईस साहब। हाँ रईस साहब। जी शुक्रिया सुमरो साहब, आज आपके हम मेहमान हैं, आपके इधर आए हुए हैं। पहले आपने हमें टोपी पहनाई है, फिर अजर उड़ाई है, और अब आपने माइक भी हमारे हवाले कर दिया। देखिए मैं समझता हूँ नलायकी जो है ये 2 बड़े हमारे मसाइल हैं, और तीसरा ये है कि नलायकी और नाअहली, आप जब उन दोनों को अलग-अलग कर रहे हैं। जी, नलायकी और नाअहली। आप नलायक हूँ लेकिन अहल हूँ तो फिर भी आप मामलात को अच्छा निभा जाते हैं। आप नलायक भी हूँ, नाअहल भी हूँ, ठीक है। और तीसरा ये दोनों चीज़ें जो जन्म देती है वो तीसरा मसला है इनिशिएटिव की कमी। मैं आपकी गुफ्तगू लाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जहाँ पे हम बैठे हैं, यहाँ पे कम से कम 22 के करीब कमरे हैं, रेजॉर्ट्स हैं बाकायदा। आप उन्हें कमरों से कोई बड़ी चीज़ है, ठीक। अच्छा, इनके अंदर, और ये इनमें से बेशतर खाली पड़े हैं। इन्हें चला रहा है एक सरकारी शोबा, मतलब उनकी मेहरबानी, उन्होंने हमें इनवाइट किया है, लेकिन वो कितने का एफिशिएंट हो सकते हैं। पहले तो इस झील के किनारे के साथ ना कोई बॉर्डर लगता है, ठीक है, ना ही यहाँ पे कोई भारत का हमला होने का खतरा है। तो ये जो हमने उनको इस झील का एक हिस्सा अता कर दिया है, और वहाँ पे आम सिंधी का दाखिला भी ममनू है, पहले तो हम जरा उस पर गौर करें। उन्हें कहें कि वो बॉर्डर पे जाएं। सर मैं आपको वो झील की हिफाजत करने बैठ गए। नहीं, वो बात ठीक है आपकी। ये जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पर सिविल का दाखिला ममनू होता है। मैं थोड़ी सी नहीं तो फिर माफ कीजिए, जहाँ सिविल हो वहाँ उनका दाखिला भी बंद होना चाहिए। वो नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि गैरिसन और सिटी का कॉन्सेप्ट है, गैरिसन 2 अलग-अलग। देखिए, क्योंकि अब उनका काम सिर्फ दिफा नहीं रह गया, उनका कारोबार भी है, बेकरी बनाना भी है, जूते बनाना भी है, जूते बनाना भी है, उसके बाद खाद बनाना भी है, दलिया बनाना भी है, बैंक चलाना भी है। तो पैरेलल स्टेट है, यानी अस्करी बैंक के अंदर तो मेरी एंट्री हो सकती है। हाँ। ये जो क्लब साथ में बना हुआ है, हाँ, वहाँ पे जाने से हमें रोक दिया गया, ठीक। लेकिन हैविंग सेड दैट, सर ये 22 जो है ना, ये सिंध हुकूमत ही इसका इनिशिएटिव ले। मैंने जो तीसरा पॉइंट कहा ना, इनिशिएटिव की कमी, जब दोनों चीज़ें होती हैं, नलायकी और नाअहली होती है, तो फिर वो इनिशिएटिव की कमी को रिवाज देती है। क्या है कि ये 22 कमरे आप दे दें प्राइवेट सेक्टर को, उन्हें कहें जी इसे मेंटेन भी करें, इसे चलाएं। प्राइवेट सेक्टर क्या करेगा, वो कम से कम हर वीकेंड के ऊपर 2 बसें चलाएगा वहाँ से, लोगों को कहेगा भाई इतने पैसे दो, हम तुम्हें झील के किनारे ले जाके शाम की चाय भी पिलाएंगे, रात का डिनर भी कराएंगे, और सुबह का नाश्ता करवा के तुम्हें वापस ले आएंगे। कराची के अंदर इसका बहुत पोटेंशियल, इतना बड़ा शहर है, 100 किलोमीटर के फासले के ऊपर। वो बंदा जो है वो खुद भी कमाए, यहाँ पे लोगों को लेके आए, एक एक्टिविटी जनरेट करे। जब एक्टिविटी जनरेट होगी, इस इलाके के रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे, ठीक है भाई। यहाँ पे मांगने वाले फकीर को भी देने वाले ज्यादा होंगे ना, उसके कस्टमर बढ़ जाएंगे। तो बाकियों को तो छोड़ दें, ये होटल चलेगा, ये जो नजर आ रहा है आज, जिसने 7 बजे बंद हो जाना है, ये नहीं, आज 12 बजे तक खुला है। वो तो हमारे आने पे खुला है ना, लेकिन इससे 7 बजे बंद हो जाना, ये रात को 2 बजे तक भी खुला होगा, क्योंकि जब इतने लोग, रौनक होगी वीकेंड पे आप लाएंगे, इर्द गिर्द के लोगों की। अच्छा नहीं सर जी, जहाँ पर वो ओपन जिसको कहते हैं मार्केट इकोनॉमी चल रही होती है, मिसाल के तौर पे नथिया गली, मिसाल के तौर के ऊपर हुंजा, उनका सारा, अच्छा हुंजा को मैं थोड़ा सा, उनकी सारी इकोनॉमी ही वहाँ पे इस पे डिपेंड करती कर रही होती है। वहाँ पे भी कौन सी हमने कोई सहूलियात उस तरह की रखी हुई हैं? प्राइवेट सेक्टर केड़ा कोई साड़ा कोई चक्कर आप ये 22 के 22 कमरे एक पार्टी को ना दे, अच्छा 3-4 को बांटते हैं, हाँ। वो आपस में कंपटीशन करेंगे, सहूलतें मिलेंगी यहाँ पे लोगों को, वो आपस में compete करके लोगों को लेके आएंगे। मेरा मतलब है कि हो सकता है, अच्छा अगर पोटेंशियल हो तो प्राइवेट लोग खुद बना लेंगे यहाँ पे इस तरह की। ये 22 का क्या मसला है अगर सरकारी इदारे ने एक रखे हुए हैं हसास दिफाई जगह के ऊपर, आप जो है उनको जमीन अलॉट करेंगे। अच्छा ये 22 कमरे हैं, अगर हुकूमत के पास हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इस तरह के 22 के 4 ब्लॉक और बना ले प्राइवेट पार्टीज, अगर उन्हें पोटेंशियल नजर आएगा। मलिक रियाज साहब को पोटेंशियल नजर आया, उन्होंने खरबों रुपए के प्रोजेक्ट शुरू कर दिए। अगर किसी को पोटेंशियल नजर आता है कि यहाँ पे लोग आएंगे और उनसे पैसे कमाए जा सकते हैं, बुनियादी सहूलतें नहीं है। मलिक रियाज साहब का जो मसला है ना, वो उन्होंने बात 2 हरफों में खत्म कर दी। पहिए लगाने वाली बात जो सलीम साहब के साथ पहिए लगाने वाली बात
सुहेल वड़ैल साहब जो थे उन्होंने पूरे क्वेश्चन की थे, सलीम साहब को टफ टाइम दे रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि यार परचून की दुकान तो आपने इस मुल्क में चलाई नहीं, और बातें आपको पता है कि ये रियासत और स्टेट हमारे साथ करती क्या है बिजनेसमैन के साथ। मसला असल मसले थे आओ ये जो है ना छोटा 50 अरब देती है 462 का जुर्माना करके, माइक ले ले, माइक ले ले, माइक में बोलो। उसमें से 50 अरब मलिक रियाज साहब लेके, मलिक रियाज साहब हमें ये बताएं कि वो खुद अपने मुंह से कहते हैं कि अपनी बच्ची के इलाज के लिए उनको अपने घर में पानी गर्म करने का हमाम बेचना पड़ा था। एक खास जब मेरा ख्याल है मलिक रियाज जो है ना, जब हमारे मलिक रियाज हमारा मॉडल नहीं होना चाहिए, वो बददियानती और करप्शन का जो है ना वो आइकॉन सर देखिए मलिक रियाज ये है इसमें मलिक रियाज का कोई कसूर नहीं है। बात सुने एक मिनट, बात ये है कि हमें मसला जो है ना उसमें उसकी तरफ जाना है, शख्सियात में नहीं उलझना, इसको ज़हन में रखिए। वलीका क्यों नहीं होना चाहिए, हबीब क्यों नहीं होना चाहिए, वो हमने एक फ्रॉडिये को, एक जाली आदमी को आइकॉन बना के बता दिया यार, ये ज्यादती वाली बात है। सर जी देखें, मलिक रियाज साहब जो है ना, मलिक रियाज साहब प्रमोट करते हैं कब्जागिरी, हर हुकूमत, यानी इमरान खान साहब देखें यार वो अकेले तो नहीं ना कर रहे सर मॉडल की बात भाई, मॉडल की बात नहीं कर रहे हम। हाँ। हम देख, मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमने शख्सियात की तरफ नहीं जाना। मैं मॉडल की बात कर रहा हूँ, शख्सियत की बात नहीं कर रहा। मलिक रियाज एक मॉडल है पाकिस्तान में, ओके। तो शख्सियत नहीं है। अब मलिक रियाज कई बने हैं, ये मलिक रियाज के स्टाइल में हर जो प्रॉपर्टी स्टेट में काम करने वाला वो सबसे पहले किसी रिटायर्ड जनरल को लगाते हैं अपने साथ। मलिक रियाज एक मॉडल है, मलिक रियाज एक शख्सियत नहीं है, ठीक है, एक डिजाइन है जो ठीक है ना। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि मसाइल जो है ना सर, उसका हल है तसलसल के अंदर। अब हबीब साहब कह रहे थे कि सिंध में कुछ तब्दीली इनको नजर आ रही है, तो ये नहीं है, काफी नहीं है, बहुत बुरा हाल है। आज 15 साल है जी, 14 तकरीबन 15 साल हो जाएगा, ठीक है, उसमें कहीं ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन अगर ये हुआ है, इस वजह से हुआ कि लोग कहते हैं कि आपका तीसरा साल है, अपना तीसरा टेन्योर है। जो इमरान खान साहब को देने लगे थे अपना वो प्रोजेक्ट, इमरान खान को कोई 20-30 साल जी, तो उस वक्त वो मामला और है, वो मामला और है, ये वोट है, लिखा हुआ है कि जो अमानत है उसका टेन्योर तय है, उसके बाद लोगों ने उस पर अपना वर्डिक्ट देना, फिर ठीक है। इमरान खान का मॉडल विल का है, इमरान खान का मॉडल और है, यहाँ ये मॉडल और है। पंजाब में यानी तसलसल खाली ना देखें, तसलसल सुन ले बात, तसलसल तो फिर डिक्टेटरशिप में उससे बड़ा नहीं सर, जमहूरी तसलसल जमहूरी। आप ये कहें कि फिर वो जो फलसफा है कि वोट वही इक़्तिदार जो है वो लोगों के वाले, जी सर, वोट का जाएगा ना। मैं आपको मिसाल देता हूँ सर, पंजाब ज़ाहिर है सिंध से 40-50 साल मेरे नज़र में उससे भी ज़्यादा आगे है। उसके पीछे अगर बाकी रीजंस माजी की होंगी, लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ी जो है ना वजह, वो है कि पंजाब में जो शहबाज शरीफ के जो दौर थे ना, 2 या उससे पहले परवेज लाई का जो दौर था, इवन 2008 से 2002 से 2008 तक वाला, वहाँ पे परवेज लाई था, यहाँ पे डॉक्टर अरबाब गुलाम रहीम तबाही फेर रहा था। उससे पहले वो था वो यहाँ, और दोनों का बुज़दार था, और दोनों के अरबाब गुलाम रहीम यहाँ का बुज़दार, और दोनों परवेज मुशर्रफ साहब के नुमाइंदे थे, लेकिन वहाँ काम हो रहा था, वहाँ तरह क्या। तो अच्छा, वहाँ पे क्यों हो रहा था, यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा था सर? वो एक सवाल है, वो तो चले बता दे मैं ये कह रहा हूँ कि तसलसल इशू नहीं है। वो जितना तसलसल पंजाब में था उतना ही तसलसल सिंध में रहा है, उतना ही तसलसल केपी में रहा है। तो फर्क क्यों नजर आ रहा है? असल में ऑनरशिप लेने की बात है। ये कौन ऑनरशिप लेता है? जो ये साबित करना चाहता है कि मैं काम कर रहा हूँ और उसकी बेस पे अपना अगला टेन्योर भी दोबारा आना चाहता है। तो जहाँ जहाँ ऑनरशिप ली जाएगी वहाँ पर काम होगा। और जमहूरियत भी ये ना एक सियासतदानों का ना एक हौसला उन्होंने बना दिया कि तसलसल नहीं मिला। ओ भाई, जितना टाइम मिला उसमें आपने क्या किया? अच्छा, लोगों को उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। जमहूरियत का मतलब ये है कि एक जमात की हुकूमत नहीं है। जमहूरियत का मतलब एक जमात की हुकूमत नहीं है। जमहूरियत निज़ाम का तसलसल, वोट के ज़रिए इलेक्शन तब्दील करने का तसलसल, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट को कंफ्यूज कर रहे हैं। जमहूरियत का मतलब है अवाम की हुकूमत, अवाम के ज़रिए और अवाम के लिए। अभी तक हमारे लिए नहीं हो रहा। अगर अवाम के लिए नहीं होगी तो पहली दोनों चीज़ों की कोई जरूरत। अभी तक हमारे लिए हमारे पास नहीं हो रहा। जो जब बात आती है ओनरशिप लेने की, तो कोई डिसीजन होने चाहिए
बेसिक चीज़ों पे, और वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ही करेंगी। जब वजाहत साहब कहते हैं ना कि अवाम ने करना है, अवाम को लितर पड़वाते रहे, अवाम को जेलों में डाल दें, अवाम को मरवा दें, जिन्होंने हुकूमत करनी है, जो ईवान इक़्तिदार में बैठ के मज़े लेते हैं, जो सारी मराहत लेते हैं, जो अरबों खरबों डॉलर लूट के ले जाते हैं, उनमें से उनका किसी का मसला नहीं है। अवाम जिसने 1 महीने की सैलरी लेनी है, जिसको बिजली नहीं मिलती, जिसने टैक्स देना है, जिसको पानी नहीं मिलता पीने के लिए साफ, जिसको गैस नहीं मिलती, वो सारी कुर्बानियाँ ले अवाम। ठीक है, मतलब आप लड़ाई करना चाह रहे हैं, जो मसले की तरफ आ रहे थे, दोबारा मैं आता हूँ आपकी तरफ सर। नियाज़मंद को मेंशन किया, मैं सिर्फ एक बात अर्ज कर दूं कि आपको 14 साल नजर आते हैं। 14 साल में जो 140 क्राइसिस खड़े किए गए, हर रोज एक साजिश की जाती है, वो सूबे में क्राइसिस के दौरान परवेज इलाही के असासे बढ़ जाते हैं, उसी क्राइसिस के दौरान मियां बरादरान के असासे बढ़ जाते हैं, उसी क्राइसिस के दौरान आसिफ जरदारी साहब के असासे बढ़ जाते हैं, उसी क्राइसिस के दौरान इमरान खान के असासे बढ़ जाते हैं। डूबते अवाम है, और वो अवाम को आप चाह रहे हैं वो फिर लड़ने के लिए खड़े हो जाए। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, और मैं सिंधी सिंधी जो हमारे दोस्त मेज़बान जो हमारे बने, हमें बहुत ज़्यादा इज्जत दी, उनके प्यार का बहुत ज़्यादा मशहूर है हम। मेरे ख्याल में हमारे मसाइल जो हैं वो हमारे इदारे, और उनमें से भी एक इदारा जो है वो टॉप के ऊपर है, और कुछ शख्सियात के अंदर ज़र्फ़ की कमी, ये ताकत को देख के, पैसे को देख के बिछ जाते हैं, इनके आंखें जो हैं वो बाहर आ जाती हैं, इख्तियार देखकर ये दौड़ते हैं और कत्लो गारत करी करते हैं उसके लिए। पैसा देख के इनका जो है वो सीने से दिल बाहर आने लगता है, भागते हैं, दौड़ते हैं, साजिशें करते हैं पैसा कमाने के लिए, इख्तियार के लिए। अच्छा, ये जो मैं इदारों की बात कर रहा हूँ, इसके अंदर हमारे जो फौजी डिक्टेटर्स रहे हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जो मुल्क के अंदर हमें अदलिया ने जो हमारे फ़ैसले किए हैं उनके साथ मिल के वो सारों के सामने हैं। जो अदलिया आज फैसले कर रही है वो हमारे सामने है। जो ब्यूरोक्रेसी ने इस मुल्क के अंदर एक अनी गदर मचाया हुआ है, वो आपके सामने है। ख्वाजा आसिफ साहब की अगर पार्लियामान में अगर आप स्पीच सुने तो एक ब्यूरोक्रेट की बेटी को 80 करोड़ रुपया, 72 करोड़ पहली को हुई, दूसरी बेटी को 1 अरब कोई 20 करोड़ रुपया सलामी, जेवर और गाड़ियां इसके अलावा, जेवर और गाड़ियां इसके अलावा हैं। इस मुल्क में वसाइल की कमी है नहीं। लेकिन वो उस वक्त सीएम का वो भी तो था ना, पर्सनल स्टाफ अफसर भी तो था ना, वो ब्यूरोक्रेट को एवं तो नहीं था। वो अलग बात है कि जब डीसीओ मुजफ्फरगढ़ था तो वो सॉरी राजनपुर था, तो उस वक्त वो करप्शन के इल्जाम के ऊपर सस्पेंड हो गया था और अनकरीब टर्मिनेट होने वाला था। अच्छा, ये जो इदारे हैं हमारे, और पार्टली पॉलिटिशियंस भी, क्योंकि उन्होंने वो रेजिस्टेंस पुट अप नहीं की मेरे ख्याल में जो शायद उन्हें करनी चाहिए थी, लेकिन उनको ब्लेम मैं सबसे बाद में दूंगा। क्योंकि अगर आप बंदूक लेके किसी के सामने खड़े हो जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि या तो टर्की वाला एक यहाँ पे एक इनकलाब आ जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी, लेकिन उसके लिए मेरा ख्याल अभी कौम शायद तैयार नहीं है। नहीं, टर्की वाला इनकलाब तो किसी और वजह से आया, और वजह से आया, चलें ठीक है, और वजह से ले आएंगे इनकलाब हम। तो इन इदारों को मेहरबानी फरमानी चाहिए इस मुल्क के ऊपर, जो कमा लिया, जो खा लिया, वो बहुत बेहतर है। अच्छा, नहीं वो वैसे क्यों मेहरबानी फरमाएंगे? उनको क्या जरूरत है? क्यों मेहरबानी फरमाएंगे? देखो, एक जिनका दाव लग गया है। अच्छा देखिए, मैं बार बार दोस्तों से एक बात कहूंगा कि हमें मसला 1 2 3 मसले आपकी नजर में बड़े हैं इस वक्त। मेरी नजर में सिर्फ यही मसला है, पाकिस्तान के जो रियासती जो अशराफिया अब हमारे मुल्क के अंदर वसाइल के ऊपर काबिज हो चुकी हुई है और वो इन इदारों के अंदर ही घूमती फिरती है। इशराफिया की क्या तारीफ करेंगे? इशराफिया की यार यहाँ पे जज दी धी दा पॉलिटिशियन दे नाल ब्याह होया, जरनैल दी धी दा जड़ा और सेक्रेटरी दे साथ दे पुत्र ने नाल ब्याह होया, ये इशराफिया बन गई हुई है ना। ये नेटवर्क जो है हमारा, और इशराफिया क्या होती है? अगर आपके पास तालीम नहीं है, वो बडेरा भी मैं बताऊं क्या तो मुझे बात मुकम्मल कर लेने थे, आप बताते रहिएगा अगर आप मुझे नहीं तो आप ले लें, मैं अगर मैं छोड़ नहीं सर करें, मेरे ख्याल में बाकी
सर दोनों दोनों अपने सामने बैठे एक दूसरे को इशारे ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਾਇਲ ਛੱਡ ਦੇਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ मेहरबानी फरमाए ना, बहुत हो गया इस मुल्क के साथ। तालीम का मसला जो वजाहत साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया, इट स्टेम्स फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। आपने डिलिबरेटली लोगों को एजुकेट नहीं किया, आपने लोगों को सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया, आपने उनको एम्पावर नहीं किया। अगर आप एम्पावर नहीं करेंगे, एजुकेट नहीं करेंगे, लोग सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे तो वो सड़कों के ऊपर आके खड़े नहीं होंगे और सियासी पार्टियों की इस तरह मौजें लगी रहेंगी कि उन्होंने भी खास इश्यूज के ऊपर लोगों को बाहर निकालना होता है, इन इश्यूज के ऊपर लोगों को नहीं निकालना होता। बाजवा साहब एक वक्त के अंदर जो है एक जमात के जो है वो विलन होते हैं, उसी जमात के बाजवा साहब बाद में हीरो हो जाते हैं और जनरल फैज जो है उनके विलन बन जाते हैं। तो ये तालीम का मसला भी इसमें से फ्लो करता है। और ये जो वसाइल जो जिसके ऊपर काबिज है ये अशराफिया, और जिसकी तकसीम के ऊपर आज तक हमें पता नहीं चल सका कि नेशनल फाइनेंस कमीशन के अंदर यार किसको क्या देना है, किसका कितना हिस्सा बनना है। मेहरबानी उनकी माने आप पीपल्स पार्टी की, जिन्होंने आपको 18वीं तरमीम दे दी। तो नूरुल्लाह साहब जब ये कहते हैं कि हमारे सियासतदान भाईजान, जो आज तक कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और जो इस मुल्क के अंदर आपको थोड़ी बहुत डेवलपमेंट नजर आती है, उन्हीं की वजह से आपको नजर आती है। तो जब आपके फौजी पहन के वर्दी पहन के उसको मैं कहूं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन आधा वक्त तो वो डिक्टेटर्स भी रहे हैं ना, आधा वक्त वो डिक्टेटर्स भी रहे हैं ना, 100% उनकी ड्यूटी है। और कितनी हुकूमतें हैं पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने टेन्योर्स मुकम्मल किए हैं। तो ये जो कब्जा किया हुआ डिक्टेटर्स ने थले की हो गया था यार लाहौर से ना मैं देखो लेकिन एजुकेशन देखिए इन्होंने बात बहुत इंपॉर्टेंट की है। अल्हम्दुलिल्लाह जो एजुकेशन आपने दी है बच्चों को, वो किसी इंटरनेशनल और लोकल मार्केट के अंदर मार्केटेबल बच्चा नहीं बनाती, मार्केट ड्रिवन है ही नहीं। क्योंकि आपके इर्द गिर्द दो लोग जो बैठे हैं, वजाहत साहब और मैं, हम दोनों यूनिवर्सिटी लेवल पे पिछले कम से कम 2 दहाइयों से पढ़ा। तो ये नतीजा भी निकला है। सुन लो क्यों हमें समझना लायकी कबूल है भाई, क्यों पता है ऐसे बेसिकली उस्ताद को करप्ट किया गया और इसमें अताउर रहमान साहब का बहुत बड़ा किरदार है, ठीक है। और इतना घटिया किरदार है कि वो रहती दुनिया तक याद रहेगा। वो खुद भी नालायक थे, जो मेरा शुरू का टॉपिक था, वो नालायक थे, नालायकी को पसंद करते थे, नालायकी को प्रमोट करते थे। और उन्होंने करके ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के नाम के ऊपर ये छापाखाने खोले हैं, उसके नतीजे में मार्केट के अंदर जो आ रहे हैं वो यूथिये हैं। उनको एक बात सिखाई जाती है कि ये जो तुम नालायक हो ना, इसमें उसका कसूर है, अली जान का। ये तुम नालायक हो ना, ये अरसलान वड़ाइच का कसूर है। लिहाजा तुमने और कुछ नहीं करना, अपनी कैपेसिटी नहीं बढ़ानी। इनको गालियां निकालनी है आपने बैठ के, और ये पकड़ो ये पैकेज और ये सोशल। अच्छा, मैंने आज से पहले ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया यूथिया। मुझे लगता है नूरुल्लाह साहब के अंदर भी एक छोटा सा यूथिया लेकिन ये तो आपकी अप्रोच है। आप पहले बात करें, नूरुल्लाह साहब का हो सकता है गुस्सा होती है ठंडा हो जाए। मैं यहाँ पे जब होता लाहौर में बताता फैसल, अगर वो मौजूद ज़माने में मेरा शहर नहीं है तो ये जरा तगड़ा हो रहा है। आपका सूबा है? नहीं सर नहीं, मैं लाहौरिया सर, मेरा सूबा, मैं उत्थे अपना लाहौर में आप वेरी वेल। अच्छा सर, बात ये है, मतलब आप ये ज़हन में रखिएगा कि अभी तक हम ना ढंग से तरीके के साथ मसला बता सकें, ना उसका सोल्यूशन बता सकें। मतलब बाल ही कट रहे हैं आप सर। मसला एक थोड़ा सा, अगर मसले 3 नहीं है, मसले इससे ज़्यादा है, अच्छा, लेकिन सोल्यूशन नहीं। ओके, वो ये है कि आपके मुल्क के पास एक आइन है, आपके मुल्क के पास एक पार्लियामेंट है, उसमें जिसको आइन जो काम सौंपता है ना, वो ये काम करना शुरू करे, मुल्क सुधरना शुरू हो जाएगा। आजकल आप तमाशा देखें, सर सवाल है कि हाउ, किस तरह सर वो बता तो रहे हैं आइन के ऊपर, आइन के ऊपर तो ये तो सारे पूरे पाकिस्तान में नहीं थे, और की करना है जी कुछ ना कुछ सर करना नहीं मैं बताऊंगा, जान से तारे नहीं मैं बताऊंगा, आपको बताएंगे, आप ये कंप्लीट कर लें फिर मैं उससे भी डांट खाऊं, इससे भी डांट खाऊं, यार ये क्या बात है। एक बात ये है कि हमारी जो सियासी कुव्वत है ना, उनको अब इनफ इज इनफ कह के ना सर,
अपना कमर कस के मैदान में उतरना पड़ेगा। ओके, बहुत हो गया। हाँ। नहीं सर, बहुत हो गया। ये नहीं हो सकता कि आपको मुंतखब लोग करें एक अपना मंशूर के तहत, ठीक है, और आपको निकाल जुडिशरी दे, फिर आप वो प्रॉपर एक पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग करें, पार्लियामेंट को स्ट्रॉन्ग करें। और ये जो एक गलती हो गई थी 18वीं तरमीम में, वो उसका करें, अजाला करें, अपाय करें उसको। वो एक नहीं थी गलती, बहुत थी सर, वो बड़ी गलती थी ना, वो बेसिक गलती थी जो अपना नेब वाली गलती थी, जजेस वाली गलती थी। जजों को, जर्नलों को दुनिया जो सीख चुकी है उनको आप पार्लियामान के कटहरे में लेकर आए, जो ओवरसाइट कमेटीज होती हैं, जो वो, और अगर ऐनी तासद है कभी सलामती का मसला, और इस पर तो भाई इन कैमरा बता दें यार, इस पर बिस्मिल्लाह करें, इस पर आगाज करें। नहीं होता तो चोई इंसार के अंदर नहीं इस्तीफा नहीं देना, अल्लाह का वास्ता इस्तीफा नहीं देना, इस तरह की बातें हो जाती हैं। इस पर आगाज करें, पहले 5 साल में 10%, दूसरे 5 साल में 20%, और फिर उसके अगले 5 साल ये भी वही तरीका है सर के सियासतदान नहीं करेंगे। सुने गुजारिश सुने, मैं आप आखिरी बात करूं, ये सियासतदान नहीं करेंगे सर, उनको करना पड़ेगा। किस तरह सर जी? वो सर देखे, बात ये कि ये वही बात है कि जी के अदारे रहम करें। सर जी, सियासतदान, सर सियासतदान को सबसे ज्यादा जो चीज अजीज होती है ना, वो होता है अपना इक्तदार। नहीं, अदारे लुटन जी, रहम ना करन, लुटन, पार्लियामान तगड़ी ना हो, नहीं करेंगे। सर बात सुनो, आपने मुझसे हल पूछा है, मैं आपको हल बता रहा हूँ, इसके अलावा पाकिस्तान का कोई हल नहीं है। ठीक है ना? इसी के चक्कर में मुल्क 2 लख्त हुआ है। ठीक है, तो लिहाजा सियासतदानों को पहले 5 साल में 10%, दूसरे 5 साल में 10%, अगले 5 साल में 50% आपको रिजल्ट मिलेगा, और उसके अगले 5 साल में 100% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बाकी तो जाहिर है 19-20 तो चीज़ें होती रहती है, इसके अलावा कोई हल नहीं है। एजुकेशन हो, बेसिक फैसिलिटीज़ हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लोगों के हुकूक हो, वो आपको तब्दीली नज़र आना शुरू हो जाएगी अगर लोगों वो सियासतदान अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। डर ख़त्म करना होगा। क्या कर लेंगे यार, चलो यार एक मैनेजर और मार लेंगे, एक बुट और फाइल आएंगे, ला लेंगे यार, नहीं कोई और नहीं, ठीक है। तो मतलब मेरा भुट्टो का मतलब ये नहीं है, एक ही खानदान, मेरा भुट्टो नहीं, मेरा भुट्टो का मतलब ये कि अवामी 10 नवाज शरीफ और नायल कर दें यार, क्या हो जाता है? तो इमदाद भाई, मैं फारसी बोल रहा था, मैंने जब कहा कि इदारों की इंटरफेरेंस जो है वो खत्म होनी चाहिए। सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा था वजारत लाहौर में होता तो मैं ये कर देता। वो जब आपने मुझे कहा कि नहीं, वो जब आपने मुझे माइक नहीं दिया। अच्छा, मसला ये है कि हम कहते हैं डिक्टेटरों ने खराब कर दिया। डिक्टेटर नहीं, सिर्फ असलम बेग साहब डिक्टेटर नहीं थे, जो कुछ उन्होंने लुट मचाई। शुक्रिया राहिल शरीफ साहब डिक्टेटर नहीं थे, उन्होंने हुकूमत पे कब्जा नहीं किया, लेकिन हमारे निज़ाम का जो बेड़ा गर्क उन्होंने किया। कमर जावेद बाजवा साहब ने माशाल्लाह नहीं लगाया। भाई यही इदारे हैं ना, इदारे की बात कर रहे थे। मुझे अब कंप्लीट कर लेने थे, उसके बाद नहीं, आप क्योंकि रिटॉर्ट कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मेरी बात को रिटॉर्ट कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ इदारे हैं ये वही इदारे हैं। जिसने भी किया था इसी तरह, एक जज जो है उसकी वजह से मेरे मुल्क के 10 अरब डॉलर का नुकसान हो जाता है। एक जज की एक वाहियाती की वजह से वो अपने दोस्तों को, अपने जजेस को, ये भी इदारों में शामिल है, करने के लिए, उनको फायदा देने के लिए 1.5 अरब का नुकसान पहुंचा। ये भी कम ज़र्फ है, कम ज़र्फ कुछ नहीं होता। मसला फिर हम ज़मीर के मुताबिक फैसले करेंगे, कोई कम ज़र्फ नहीं होता। एक आइन है, उसमें चीजें लिखी हुई हैं, उसके मुताबिक चलाना। कम ज़र्फ का ज़मीर नहीं होता नूरुल्लाह साहब, डोंट प्ले विद वर्ड्स प्लीज, डोंट प्ले विद वर्ड्स। यार ये बात गलत है, आप दूसरे की बात को लफ्जों के हेर-फेर के अंदर कहते हैं कि वो गलत कह रहा है, मैं ठीक कह रहा हूं। मैंने आपको नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हैं, मैंने जिसका खराब हुआ हो, आपको गलत कह रहे हैं। नहीं, वो बात मैंने आपको नहीं कहा कि आपने आप उस वक्त कह रहे थे ना, मैं ये आपके भी कान वाला मसला है, वो जो आपकी दाढ़ी होने जो आपके कान के साथ मसला हुआ था वो नहीं है जी। अच्छा, तो मसला ये है कि और इन सब लोगों को, वो चाहे जनरल है चाहे जज है, उनको रोकने की जिम्मेदारी एक आदमी की है, वो होता है वजीर आज़म पाकिस्तान और उसके साथ उसकी कैबिनेट। और जो मैंने शुरू में बात की थी मसले की, मैं सिर्फ एक ही मसला बताऊंगा, वो है ऑनरशिप का। वो इस अपने जिम्मेदारी लें, जिस ओहदे पर आते हैं उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए और उनके कुछ स्टेक्स वाबस्ता होने चाहिए इस मुल्क के साथ। यार आम आदमी को भी ना एक सुने बात, आम आदमी को भी कुछ कहें कि ये ओनरशिप उसकी भी होनी चाहिए। मैं उस पर बात में आऊंगा, पहले ऊपर वालों का होगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ले लेना। आप आदमी पे डाल दीजिएगा, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मेरा मसला ये है कि मेरा वजीर आज़म, मेरे वजीर
मेरा चीफ मिनिस्टर, मेरा जनरल, मेरा कोर कमांडर, मेरे मुल्क का डीपीओ, मेरे मुल्क का डीसीओ, उन सब के बच्चे बाहर पढ़ें, उन सब के बच्चों की नेशनैलिटी पाकिस्तान से बाहर की हो, उनके तमाम असासे चले जाएं पाकिस्तान से बाहर, तो उन्होंने खेत असवा करना है इस मुल्क के लिए। इस मुल्क में पाबंदी होनी चाहिए, तमाम पार्टीज को बैठ के करना चाहिए। जिन्होंने हुकूमत में आना है, जिन्होंने पार्लियामेंट में आना है, जिन्होंने बड़े बड़े ओहदे लेने हैं, वो पाकिस्तान के साथ रहेंगे। अगर उन्होंने अपने बच्चों को बाहर पढ़ाना है, उन्होंने इलाज के लिए बाहर जाना है, तो फिर उनकी ये तमाम चीजें खत्म कर देनी चाहिए। पाकिस्तान में वो हॉस्पिटल्स बनाएं जहां पर उनके गले का ऑपरेशन और उनके टांग की दर्द ठीक होनी चाहिए। पाकिस्तान में वो स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाएं जहां पर उनके बच्चे पढ़ सकते हों। जब हमें पता होगा, हाँ तुम यार अच्छा मैं एक जुमला जब हमें पता होगा कि हमारे जिम्मेदार और हमारे जो हुक्मरान हैं उनको भी इसी मुल्क में रहना है, इसी मुल्क की फैसिलिटीज ठीक करनी है, इसी सड़क पर आम ट्रैफिक में गुजरना है, तो फिर वो इनके लिए चीजें ठीक करेंगे। अदरवाइज वो इसी तरह से चलते रहेंगे। वो क्यों ठीक करेंगे? यही तो बात है, ये पॉलिटिकल पार्टीज को करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज करना चाहिए। अच्छा अगर नहीं करेंगे, उनकी मौज लगी हुई वो क्यों करेंगे? हाँ, और अगर नहीं करेंगे, और अगर वो नहीं करेंगे, और मौज लगी हुई है, आखिरी एक लाइन, और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर हमें जमहूरियत की जरूरत नहीं है। फिर ठीक है, फिर चाहे मार्शल लॉ लगे, वैसे भी नहीं है, वो आपको चले हमें जमहूरियत की जरूरत है, हमेशा रहेगी। लाहौर में चलकर बात करेंगे। सर मैं एक बात कर रहा था, जब शुरू हमने बात की ना, आखिरी बात कि ये इतनी खूबसूरत जगह है, रिजॉर्ट्स है, ये है वो है। सर जब तक लोग जो सहूलत चाहते हैं ना, उनको प्रॉपर रियासती तौर पर उसकी इजाज़त नहीं होगी ना, फिर ये रिजॉर्ट हो, हुंजा हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, आपके पास सियाहत नहीं है। ये मसला एडिशती आते हाँ जी। और मैं सिर्फ एक बात, ये बड़ी लंबी बहस है इसके ऊपर, फिर इस पर कोई और नशिस्त करेंगे इंशाल्लाह, इस पर डिटेल में बात करेंगे। सर ओनरशिप लोगों की होती है अपने मुल्क के साथ, और फिर लोग जवाब पूछ लेते हैं अपने हुक्मरानों से। असी इतने एक इंच तो लड़ रहे हैं एक दूसरे के नाल, हाँ जी, हम जो है वो ज़ात जो है वो ज़्यादा मुकद्दम है, और जो इज्तमाही सोच है वो है ही नहीं। तो जब तक हम खुद ठीक नहीं होते, अब ये एक अलग से बहस है कि हम किस तरह ठीक होंगे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मसला एडी छेती हल नहीं होना, बहस अच्छी होगी आपस में, और मेरा ख्याल है कि उसमें से कुछ आप भी सोचें, ए भी सोच देने, फिर कभी फिर बात करेंगे। फिर वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।